हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 8.7 सीखेंगे, जिसमें हम सेकेंड ऑर्डर आरएलसी सर्किट्स देखेंगे और देखेंगे कि उनको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो आज है मॉड्यूल 8.7 लाप्लास एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर आरएलसी सर्किट्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि ये डिसाइड होता है जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन है, यानी कि सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में s का पावर कितना है। तो s का पावर अगर स्क्वायर है डिनोमिनेटर में तो वो सेकेंड ऑर्डर सर्किट हो जाएगा। और पिछले मॉड्यूल में हमने जो RC और RL सर्किट देखे थे वो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स हैं, क्योंकि उनमें उनके ट्रांसफर फंक्शन में डिनोमिनेटर का पावर है यूनिटी। तो सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स कई तरह के हो सकते हैं, बट एक सिंपल एग्जांपल हम लेंगे जिसमें R, L और C हैं। R, L and C. तो इनपुट इज x of t एंड आउटपुट इज y of t। तो अगेन फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को जैसे हमने एनालाइज किया उसी तरीके से हम इसको एनालाइज करने के लिए ये सारे सर्किट एलिमेंट्स को हम करस्पॉन्डिंग S डोमेन में उनके इम्पीडेंस के टर्म्स में लिख देंगे। तो जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R, इंडक्टेंस हो जाएगा S टाइम्स L और कैपेसिटेंस हो जाएगा 1 बाई S टाइम्स C। और कैपिटल X ऑफ t को अगेन हम लाप्लास डोमेन में कैपिटल X बना देंगे और y को हम लाप्लास डोमेन में कैपिटल Y ऑफ S बना देंगे। तो अगेन हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि लाप्लास डोमेन में सर्किट को एनालाइज करना काफी आसान होता है, क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख के उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उनका इनपुट आउटपुट रिलेशन लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे? Y ऑफ S बाई X ऑफ S is equal to impedance across the y terminals divided by impedance across the x terminals। तो y के अक्रॉस impedance क्या है? वो है सिर्फ कैपेसिटेंस, तो है वो 1 बाई एस टाइम्स सी, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल इंपीडेंस से। तो यहाँ पे R, L और C तीनों सीरीज में हैं, तो टोटल इंपीडेंस इनका सिर्फ एक सिंपल सम हो जाएगा। तो R प्लस S टाइम्स L प्लस 1 बाई S टाइम्स C। तो इसको हम अगर टर्म्स को अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास आएगा 1 बाई एल सी एस स्क्वायर प्लस एस आर सी प्लस 1। ये एल सी एस स्क्वायर कहां से आया? यहां पे हम एस सी को अगर कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में तो यहां पे एस एल और एस सी मल्टीप्लाई होके एल सी एस स्क्वायर हो जाएगा और एस सी टाइम्स आर मल्टीप्लाई होके एस आर सी हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें। तो उसके लिए अगेन हमें इसे फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स के रूप में लिखना होगा और फिर इन्हें पार्शियल फ्रैक्शन के माध्यम से डिवाइड करना होगा। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर के टर्म्स में लिखने के लिए हम इसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस एस वन इंटू एस माइनस S2। अब ये S1 S2 क्या है? S1 S2 है इस इक्वेशन के रूट्स LCS स्क्वायर प्लस SRC प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें मालूम है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके हम रूट्स निकाल सकते हैं एक सिंपल फॉर्मूला यूज करके, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जो कि आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। तो हम अगर वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा S1 कॉमा S2 इज इक्वल टू माइनस R बाई 2L प्लस माइनस हाफ रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर बाई L स्क्वायर माइनस 4 बाई LC। तो ये मैं स्टेप्स नहीं कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये स्टेप्स खुद से डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अभी देखें तो ये जो S1 S2 है
इसमें ये टर्म जो है वो हमेशा नेगेटिव है, पर ये टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर में जो क्वांटिटी है वो अगर नेगेटिव हो तो स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा, यानी कि S1 S2 का जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव रहेगा। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर में जो टर्म है वो अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट रियल होगा, लेकिन क्योंकि वो स्क्वायर रूट इस टर्म से मैग्नीट्यूड में कम है तो फिर भी ये जो ओवरऑल टर्म है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारा सिस्टम है इसका हम अगर ROC अगर प्लॉट करते हैं तो उसमें दो संभावनाएं हैं, या तो उसके जो दोनों रूट्स हैं, जो दोनों पोल्स हैं, वो या तो दोनों रियल एक्सिस पे होंगे नेगेटिव साइड पे, या फिर वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे पर उनका जो रियल पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा। ये बहुत जरूरी है एक LTI सिस्टम के लिए, क्योंकि हम जनरली चाहते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल और कॉजल हो। तो अगर हमारे पोल्स इस तरह के हैं तो हम ROC ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि स्टेबल एंड कॉजल है। स्टेबल इसलिए क्योंकि वो j ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है, और कॉजल इसलिए क्योंकि वो राइट साइडेड है अप टू इंफिनिटी। पर हमारा कंडीशन अगर ये है कि हमारे दोनों पोल्स रियल हैं और नेगेटिव एक्सिस पे हैं, तो उस केस में हम ROC को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जो राइट मोस्ट पोल है उससे राइट साइड में हम ROC को ले सकते हैं। तो इन दोनों ही केस में हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल एंड कॉजल है। तो ये है हमारा सिग्मा एक्सिस और ये था हमारा j ओमेगा एक्सिस, और ये है हम S डोमेन में। तो अभी अगेन पिछले मॉड्यूल में जैसे हमने किया था, हमारा पहला स्टेप है कि हम एक गिवन सिस्टम फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के उसका इंपल्स रिस्पॉन्स निकालें। तो ये है हमारा H ऑफ S जो कि सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसका हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? अगेन इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में। तो हम इसे लिख सकते हैं H ऑफ S इज इक्वल टू 1 बाई S माइनस S1 माइनस 1 बाई S माइनस S2 होल मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई S1 माइनस S2। तो इसे अगर इन दो टर्म्स को आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे और इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एग्जैक्टली यही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके हम लिख सकते हैं दैट इसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो होगा H ऑफ t इज इक्वल टू 1 बाई S1 माइनस S2 इंटू e पावर S1t माइनस e पावर S2t होल इंटू u ऑफ t। तो अगेन इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है कि अगर आप सिस्टम में अगर डेल्टा फंक्शन अगर इनपुट देंगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो होगा इस तरह का इंपल्स रिस्पॉन्स। और जो S1 और S2 है उसको आप इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन अगर S1 और S2 अगर दोनों अगर रियल हैं तो ये दोनों डीकेइंग फंक्शंस होंगे और धीरे धीरे जीरो पे डीके हो जाएंगे। लेकिन अगर S1 और S2 अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं, जो होगा जब इस स्क्वायर रूट के अंदर में जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव होगी, तब ये फंक्शन यानी कि इंपल्स रिस्पॉन्स ऑसिलेटरी होगा और टाइम के साथ में ऑसिलेट करता रहेगा फॉर ऑल टाइम। उसकी मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली कम होती रहेगी क्योंकि रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है, लेकिन वो फिर भी ऑसिलेट करता रहेगा। तो अब देखते हैं कि इसका अगर हम यूनिट स्टेप इनपुट अगर दे रहे हैं इस सिस्टम में तो हमारा आउटपुट किस तरह का आएगा। तो हम अगर यूनिट स्टेप इनपुट अगर लेते हैं x ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t, तो अगेन हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे which is x of s is equal to 1 by s, ROC is sigma greater than 0, और फिर हम अब इसे जो सिस्टम पर ट्रांसफर फंक्शन था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास y of s हो जाएगा x of s इंटू h of s
which is equal to 1 divided by s into s minus s1 into s minus s2। और इसे अगेन हमें अगर अब y ऑफ t निकालना है तो अगेन हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं और उसके लिए अगेन हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में सेपरेट करना होगा। तो हम अगर इन तीनों टर्म्स को अगर पार्शियल फ्रैक्शंस में सेपरेट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह के टर्म्स आएंगे, 1 बाई s2 माइनस 1 बाई s1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 बाई s1 डिवाइडेड बाई s माइनस s1 माइनस 1 बाई s2 डिवाइडेड बाई s माइनस s2 होल इंटू 1 बाई s1 माइनस s2। अगेन आप इन तीनों टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये वाला जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो आ जाएगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये जरूर से इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो अभी इनका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 3-4 टर्म्स ऐड हुए हैं तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम उन इंडिविजुअल टर्म्स का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के उन्हें उसी तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम वो प्रोसेस यूज करके अगर इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बाई s1 माइनस s2 जो कि हमें यहाँ से आया, फिर उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो टर्म है वो होगा 1 बाई s2 माइनस 1 बाई s1 इंटू u ऑफ t, क्योंकि 1 बाई s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है u ऑफ t, प्लस 1 बाई s1 टाइम्स e पावर s1t इंटू u ऑफ t माइनस 1 बाई s2 इंटू e पावर s2t टाइम्स u ऑफ t। तो ये है हमारे सिस्टम का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है हमारा आउटपुट जब हमारा इनपुट है u ऑफ t। तो अभी हम अगर इसे प्लॉट करेंगे अलग अलग केसेस के लिए, ये है हमारा t और हम x को प्लॉट करेंगे और y को प्लॉट करेंगे। तो हमारा x क्योंकि u ऑफ t है तो x तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा एट यूनिटी फॉर पॉजिटिव टाइम और नेगेटिव टाइम के लिए वो 0 हो जाएगा। पर अब देखना है कि हमारा आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट में हम अगर t इक्वल टू 0 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा t इक्वल टू 0 पे ये जो टर्म है वो हो जाएगा यूनिटी, ये टर्म भी हो जाएगा यूनिटी। तो यहाँ पे आएगा 1 बाई s1 माइनस 1 बाई s2 और यहाँ पे है 1 बाई s2 माइनस 1 बाई s1, यानी कि t इक्वल टू 0 पे जो हमारा ये फंक्शन है ये है 0। और फिर जैसे जैसे t बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये हमारा जो सिस्टम फंक्शन है वो इंक्रीज होता रहेगा और फाइनली जब हमारा t जब बहुत बड़ा है, जब इनफाइनाइट जब चला जा रहा है, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों ही 0 हो जाएंगे क्योंकि इन s1 s2 का रियल पार्ट जो है नेगेटिव है और फाइनली हमारा सिर्फ ये टर्म ही बच जाएगा। पर यहाँ पे एक है कि जो इंक्रीज होगा हमारा फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या हुआ था, फर्स्ट ऑर्डर के केस में हमारा फंक्शन सिर्फ इस तरीके से इंक्रीज होके यहाँ पे मिल गया था। तो वो होगा जब हमारा s1 और s2 दोनों प्योरली रियल हैं, तो उस केस में हमारा फंक्शन बढ़ेगा पर पूरा मिलेगा नहीं क्योंकि ये 1 बाई s2 माइनस 1 बाई s1 का टर्म आ जा रहा है। पर हम अगर इसे कैलकुलेट करें तो हम ये चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल जाके वो मिल जा रहा है, क्योंकि एज t गोज टू इंफिनिटी हमारा y हो रहा है इक्वल टू 1 बाई s1 माइनस s2 इंटू 1 बाई s2 माइनस 1 बाई s1 जो कि है इक्वल टू 1 बाई s1 s2। अब यहाँ पे हम अगर देखें कि s1 s2 क्या है, s1 s2 है ये वाला टर्म विच इज इक्वल टू 1, यानी कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस विल डेफिनेटली बिकम इक्वल टू 1। लेकिन
अगर जो S1 S2 है वो अगर ऑसिलेटरी है यानी कि उसमें इमेजिनरी पार्ट है तो वो इस तरीके से सिंपली राइज नहीं करेगा, बट उसमें कुछ ऑसिलेटरी टर्म्स भी हो सकते हैं, यानी कि वो इस तरीके से भी मूव करके फिर धीरे धीरे वो यूनिटी पे आ सकता है। यानी कि हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर जो सिस्टम्स होते हैं और जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स होते हैं उनमें जो टाइम डोमेन में जो रिस्पॉन्स होता है उनमें काफी क्वालिटेटिव डिफरेंस हो सकता है, जो कि हमारे सिस्टम डिजाइन को काफी इफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपको एक गिवन सिस्टम दिया हुआ है जिसे आपको डिजाइन करना है तो आपको इन सारे कंसिडरेशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। अगले हफ्ते हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।